जय श्री राम एंड गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या रहने वाला है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मेन चीज हमने कर लिया, ठीक है। बर्नौली, बाइनोमियल, पॉइजन, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कर लिया, ठीक है। अब जो बारी आती है किसकी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, क्या है हमारा टॉपिक आज का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल थोड़ा सा इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, इसका कैसा रहता है, थोड़ा जटिल रहता है। आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले एक्चुअल में है क्या ये सारी चीजें बेसिक से, ठीक है। मान लो x क्या है, रैंडम वेरिएबल। लेट x क्या है, कोई रैंडम वेरिएबल है। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल। x कोई रैंडम वेरिएबल है, देन x इज कॉल्ड whose, यहां पर अपन लिख देते हैं whose प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरह से दी जाती है। किस तरह से, f ऑफ x इक्वल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक्चुअल में ये जो है कंटिन्यूअस के लिए बनता है, ठीक है। x आपका कैसा होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होते हैं, ठीक है। चलिए, सबको क्लासेस का लग रहा है कि कब तक चलेगी, बहुत लंबा ले गया लगता है लोगों को। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्द ही एंड करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल होता है 1/सिग्मा इंटू रूट अंडर रूट में 2 पाई इंटू ई टू दी पावर में माइनस का 1/2 ब्रैकेट में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और इस चीज का होल स्क्वायर होता है। जहां पर ये जो x है, बोल सकते हैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में होती है। म्यू भी वैसी वेरीट करता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में, और सिग्मा का मान ग्रेटर देन 0 होता है। ये इन चीज कंडीशन को रखता है। देन x इज कॉल्ड, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे देन x इज कॉल्ड नॉर्मल वेरिएट विथ म्यू पैरामीटर, जिसका पैरामीटर क्या रहता है, म्यू रहता है, ठीक है। विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा का स्क्वायर, ये चीजें रहती है। और इसको डिनोट कर से किसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई x फॉलोड बाई नॉर्मल वेरिएट या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें म्यू होता है और सिग्मा का स्क्वायर होता है। ये चीजें समझने लायक है, ठीक है। चलिए पहले डेफिनेशन थोड़ा सा बताता हूँ क्या है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, x आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, और इसके x अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रहता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होती है उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसा होता है, एफ एक्स बराबर, अगर x आपका नॉर्मल वेरिएट होगा तब एफ एक्स बराबर होता है 1/सिग्मा इंटू अंडर रूट में 2 पाई ई टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर होता है। ये पूरा फॉर्मूला बनता है। ये प्रोबेबिलिटी सबके लिए, जैसे मैंने लिखा है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल के लिए मैंने अलग बताया था,
पॉइजन के लिए अलग बताता है। सिमिलरली किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरह से ही डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जहां पर म्यू और सिग्मा होता है, सिग्मा का स्क्वायर होता है, और म्यू क्या होता है यहाँ पर, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताया जाएगा। म्यू को एक्चुअल में मीन बोलते हैं और सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दूं कि वेयर म्यू क्या रहता है, मीन होता है, और सिग्मा का स्क्वायर क्या रहता है, वेरिएंस होता है। ठीक है, ये रहती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अगर हम क्या करें, एक एक चीज का डेरिवेशन बनाएं, तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीजें समझने लायक होता है कि यहाँ पर इसका एक्चुअल में हो क्या रहा है। मान लो कोई ग्राफ है, ठीक है, मान लो ये कोई ग्राफ है, और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है साइमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साइमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो, लेफ्ट और राइट सेम। ठीक है, तो ये जो कर्व बना रहा हूं, ध्यान से देखते जाओगे, कोई नॉर्मल कर्व रहेगा। ठीक है, ये नॉर्मल कर्व है, ये जो है साइमेट्रिक कर्व बोलते हैं इसको। इसको कौन सा कर्व बोलते हैं, साइमेट्रिक कर्व बोलते हैं। साइमेट्रिक कर्व क्यों है, क्योंकि यहाँ से आधा और यहाँ से आधा जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, 50% जैसा होता है ना, वैसा ये एक्चुअल में एकदम बीच में रहता है ऐसा। तो ये जो लेफ्ट है और राइट होता है, यही आपका क्या होता है एकदम, ये इस कर्व को बोलते हैं नॉर्मल कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व होता है, और ये साइमेट्रिक कर्व होता है। साइमेट्रिक मतलब यहां से लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्क्यूनेस पढ़ते हैं ना हम लोग, स्क्यूनेस में ही यहाँ पर यूज होता है। बताऊंगा अभी स्क्यूनेस क्या होता है। पहले ये देख लो कि नॉर्मल कर्व में क्या होता है। जब भी नॉर्मल वेरिएट की बात करते हैं तो ये हमेशा सेंटर से होते हैं, और यहाँ से जो 50% और 50 यहाँ तक का एरिया और यहाँ तक का एरिया आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो फैल रहा है ना, जितनी चीज, ये ग्राफ जितना दूर ऐसे फैलता है, इस चीज को हम लोग डेविएशन पढ़ते हैं। ठीक है, जो फैला हुआ चित्र रहता है, जो आप लोग पढ़े हो क्वार्टाइल डेविएशन या इस तरह की चीजें जो रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, ये जितना दूर ऐसा फैलता है ना ग्राफ, इसको डेविएशन बोलते हैं। इतना दूर फैला हुआ मतलब डेविएशन उसका ये होगा। मान लो इसका जो है ये चीजें रहती है, और इसका जो मीन होता है यहाँ पर, यही आपका मीन होता है। ये वाला पॉइंट जो होता है वो एक्स बराबर म्यू यही पॉइंट होता है, ये आपका मीन होता है। ठीक है, नॉर्मल वेरिएट में। तो मान लो आपने सिग्मा वेरिएट को क्या किया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, और यहाँ पर जब आपने एक्स की जगह म्यू डाल दिया, तब मैं बताऊंगा कि जेड की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर हम रख ले तो इसी को जेड मानते हैं। हमको क्या मानते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे मैं आपको बता देता हूँ। सपोज किया जाता है यहाँ पर जेड, जेड बराबर मैं लिख रहा हूँ, जो आपका नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता है उसमें से अगर हम लोग मीन को माइनस कर दें, ठीक है, हमने उसको क्या कर दिया, मीन को माइनस कर दिया, और सिग्मा से क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये। तो म्यू जो है मीन से माइनस करके और सिग्मा से डिवाइड करते हैं, तो ये जो अपने आप में वेरिएबल बनता है, ये भी अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल बनता है। तो ये हम जानते हैं कि जब अगर रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल में कुछ नंबर को जोड़ दो, घटा दो, सबट्रैक्ट कर दो, वो भी अपने आप में क्या होता है, एक रैंडम वेरिएबल ही बनता है। तो z ऑल्सो इज अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब ध्यान से देखना है कि भाई x तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या z भी कुछ बनेगा, तो वो भी बनेगा, उसकी बाद में बात करते हैं। तो जब इस कर्व की बात करते हैं, ध्यान से देखो, मैंने x बराबर म्यू लिखा इस पॉइंट पर। अब जब आप मेरे को बताओ, जब आप x की जगह म्यू डालोगे तो म्यू माइनस म्यू क्या हो जाएगा, मीन में से मीन को ही घटाओगे, तो सेंटर वाला पार्ट क्या होता है, जीरो होता है। इसी वजह से जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आप देखे होगे जब हम ये कैलकुलेट करते हैं, जो जिसको डीएस नाम देते हैं, डीएस में यहाँ पर ऐसा रहता है -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता है। तो ये जो है यही आपका कर्व ऐसा बढ़ते जाता है, कर्व ऐसे बढ़ा है फिर कम हुआ, तो ये वाले पॉइंट पर क्या हो जाता है, जीरो होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। लाइक ऐसा कुछ इधर नंबर होते हैं 32, इधर कम होते हैं, कम होते हैं, इधर ज्यादा होता है। तो 32 अगर आपने मान लिया, तो जो हमने ऐसे पढ़े एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आयोटा पढ़े थे, तो जब हम x में से a को माइनस करते थे तो बीच वाला पॉइंट क्या होता है, जीरो बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। ठीक है, ये हमने वहां पर एनालिसिस में किया था। अभी यह चीजें समझिए कि जब हम x की जगह म्यू डाल दो, तो जब हम x की जगह म्यू डालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x माइनस म्यू बराबर जीरो हो गया। मतलब हम इस केस के लिए बोल सकते हैं यहाँ पर z की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी।
जब जब आपका x का मान म्यू होगा तो z की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। उसके बाद अगर यहाँ पर हो गया तो मैंने एक सिग्मा जो है वेरिएट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी? मान लो यहाँ पर कहीं हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है सिग्मा को मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ पर कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू प्लस सिग्मा हो जाएगा। सिमिलरली उतना ही बैक साइड आएंगे इतना ही, तो यहाँ पर पॉइंट कितना मिलेगा, x की वैल्यू म्यू माइनस सिग्मा। बैक साइड आएंगे तो सिग्मा जो है माइनस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है सिग्मा, ये मैं आगे अगर बढ़ाऊंगा इसमें तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू प्लस सिग्मा, बैक साइड आएंगे तो म्यू माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आप रख के देख सकते हो, चाहो तो म्यू प्लस सिग्मा जब आप रखोगे, एक्स के जगह कितना डालना है, म्यू प्लस सिग्मा डालते हैं, एक्स के जगह जब हम म्यू प्लस सिग्मा डालेंगे तो म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू है डिवाइड बाई सिग्मा है, तो यहाँ से म्यू और म्यू कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बटा सिग्मा आएगा, वो कैंसिल होकर कितना आने वाला है, 1 आना है। तो उस केस के लिए जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं जब हम x जगह म्यू प्लस सिग्मा डालूंगा तो z की वैल्यू 1 मिलेगी, x माइनस म्यू माइनस सिग्मा डालेंगे तो माइनस कटेगा तो -1 मिलेगा। यहाँ पर z की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू इतनी है तो z की वैल्यू इस केस में -1 मिलेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाओगे, जब फिर और म्यू ऐड करोगे, इतना ही डिस्टेंस और म्यू ऐड करोगे तो ये वाले पॉइंट पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाने वाली है म्यू प्लस 2 सिग्मा। तो जब म्यू प्लस 2 सिग्मा हो जाएगा, सेपरेट करोगे तो म्यू म्यू कटेगा, 2 सिग्मा बटा 2 आएगा तो वहां पर z की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, कितनी मिलेगी, z की वैल्यू 2 मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू जो है म्यू माइनस 2 सिग्मा होगा तो फिर z की वैल्यू माइनस का 2 मिलेगी। तो इधर आते जाएंगे तो ये मिलते चले जाएगा, तो -1 -2 -3 -4 इधर बढ़ते जाएगा, z की वैल्यू इधर जाते जाएंगे तो ये मिलते चले जाएगा। तो ओवरऑल इस केस से ये कंक्लूजन निकलता है बराबर सेपरेट डिस्टेंस होते जाते हैं, कितना सेपरेट, बराबर, यहाँ पर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी कवर करते चले जाता है। अब यहां से क्या हो गया, ये चीजें समझने, सिंस अब हमको इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। पहला पॉइंट, अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करूं कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड निकाल लो कितना मिलेगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जेड का निकाल लो या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, इसका क्या बनने वाला है। अब आपको पता होगा ये म्यू क्या है, मीन है, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वही होती है जितना रहता है। तो ओवरऑल सोचो इसका क्या मिलने वाला है, तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू इसमें कौन है, अच्छे से देखोगे तो सिग्मा और म्यू ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/सिग्मा बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसका निकालोगे, x माइनस म्यू का निकालोगे। यहाँ पर म्यू भी कांस्टेंट है तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू अंदर जाएगी तो 1/सिग्मा, यहाँ पर बनने वाला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू ही होता है, हमने पहले भी सीखा है कि भैया अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू कांस्टेंट ही होती है। बाय कौन से रूल, यहाँ पर आप बता दो कि सिंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए का कितना होता है, ए ही होता है, तो म्यू का कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इसको हम म्यू ही बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, तो ये बन गया म्यू माइनस म्यू, ओवरऑल क्या मिल गया बताओ भाई, 0 मिल गया। कौन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि जेड का मीन कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसका वेरिएंस निकाल के देखते हैं, वेरिएंस सेकंड पॉइंट, वेरिएंस ऑफ जेड कैलकुलेट करना हो तो वेरिएंस ऑफ जेड मींस वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, और हमको पता है वेरिएंस में यही चीज अलग होती है, ए अगर एक्स है, वेरिएंस ऑफ ए एक्स है तो ए बाहर होता है स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, ऐसा लिखा जाता है, ये फॉर्मूला है। तो 1/सिग्मा बाहर आएगा, 1/सिग्मा बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ये 1/सिग्मा का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, वेरिएंस ऑफ क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस म्यू मिलेगा, यहाँ से 1/सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, और यहाँ पर म्यू, अब म्यू क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है, तो कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट है वो वेरी करेगा ही नहीं, तो वेरिएंस ऑफ x बस बचेगा, और वेरिएंस ऑफ x का कितना होता है, बोलो भाई,
वेरिएंस ऑफ एक्स भी सिग्मा स्क्वायर को ही बोलते हैं, क्योंकि वेरिएंस ऑफ एक्स मींस इसका नोटेशन ही होता है सिग्मा स्क्वायर। कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है। तो वेरिएंस ऑफ जेड कितना आ गया, ये आ गया। अब आपको ध्यान से देखने की चीजें हैं कि भाई आपका, हाँ मैं ये बोल रहा था कि x भी अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है और वो किसको कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो z भी अपने आप में एक क्या हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया, लेकिन उसका वेरिएट चेंज हो गया। जो ऑप्शन आ रहा था क्या हो गया, 0 और 1, तो म्यू और ये वही चीज है। मतलब हम बोल सकते हैं नेक्स्ट पेज पे कि अगर दैट इज कि अगर x जो है फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, देन जेड भी अपने आप में एक नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल बन गया, और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बन गया, ये वेरिएट करेगा किसको, नॉर्मल विथ पैरामीटर 0 और 1। ये चीजें ध्यान देना। वेयर जेड को हम क्या बोलेंगे, जेड को बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये चीजें ध्यान देना। तो जेड आपका क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्यों बने, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर आ जाता है, इसका मीन 0 और इसका जो है 1 आ जाता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड का निकालना है, ये पता चलेगा कितना आएगा जब हमने एक्स अगर रैंडम वेरिएबल है तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होती है, म्यू होती है, और इसमें सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, इसका वेरिएंस होता है। तो अगर एक्स रैंडम वेरिएबल में से म्यू यानी कि मीन को माइनस करके और स्टैंडर्ड डेविएशन से जब हम डिवाइड करते हैं, तो अपने आप में एक नया वेरिएबल मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोलते हैं, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। और जेड का अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमको 0 मिलता है, और जेड का अगर वेरिएंस कैलकुलेट करें तो 1 मिलता है। तो इससे समझ में आता है कि जेड भी अपने आप में एक कौन सा वेरिएबल बन गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बन गया, जिसका मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। तो अब जब जेड भी, अब ध्यान सुनो, अब आपका एक्स क्या था, रैंडम नॉर्मल रैंडम, ठीक है, नॉर्मल था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसका हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट किया। अब हमारे पास क्या है, जेड भी अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल बन गया, और वो भी कौन सा है, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो गया। तो भाई इसका भी एक प्रोबेबिलिटी क्या मिलनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो हम एफ ऑफ जेड भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक की चीजें क्लियर है तो बताओ नेक्स्ट पेज करते हैं। चलिए ठीक है, आ जाओ। तो अब हम यहां से फिर से नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलता है कि सेकंड, सिंस एक्स अगर नॉर्मल वेरिएट है और जिसका मीन कितना है, म्यू है, और वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्क्वायर है, देन जेड किसको फॉलो करता है, जेड जो है फॉलो करता है, और अगर ऐसा है तो देन इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसकी होती है भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं। और एफ एक्स बराबर कितना लिखा था, मैं अभी लिखा है ना, अभी एफ एक्स बराबर था 1 अपॉन सिग्मा इंटू अंडर रूट में 2 पाई ई टू दी पावर में माइनस का हाफ, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस का 1/2 ब्रैकेट में एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, ये लिखाया था मैं। तो अब हमको जेड का कैलकुलेट करना है, तो एंड जेड किसको फॉलो कर रहा है भाई, जेड जो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 0 एंड 1। तो देयरफॉर इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन मिलेगी उनको हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फाई ऑफ जेड, जैसे इसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, तो वैसे ही जेड का भी निकलेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। लेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ जेड क्या बनेगा भाई, जिसको हम फाई जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। फाई ऑफ जेड बराबर कितना मिलेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली यहां पर जाना है, वैल्यू पुट करते चले जानी है। म्यू के जगह 0 डालना है, सिग्मा के जगह 1 डालना है, ठीक है। म्यू के जगह 1 और सिग्मा स्क्वायर का 1 मीन सिग्मा की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो बताओ ओवरऑल पुट करोगे तो क्या बनेगा, जेड के फॉर्म बनाना है तो 1 बाई सिग्मा की जगह 1 बच गया, कितना 1 बाई अंडर रूट में 2 पाई।
इनटू में क्या है, ई टू दी पावर में, ई टू दी पावर में माइनस का 1/2 भी रहेगा। साथ में यहां पर ध्यान दो, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हमने जेड नाम दे दिया हुआ है। क्या नाम दे दिया हुआ है? जेड नाम दे दिया। तो ये क्या बन जाएगा? जेड, और जेड का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें क्लियर हुई। 1/2 जेड का स्क्वायर। तो ये ध्यान देना है, तो जब भी x अगर फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये होती है, उसके साथ साथ जेड एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बन जाता है, और उसकी भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइव जेड बराबर इस तरह से डिफाइन की जाती है। ठीक है, क्लियर है? यहां पर अगर आपसे कोई बोले जेड का वेरिएट कितना होगा, तो आप बोलना कि जेड जो है माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर देन और इन्फिनिटी से लेस देन, जेड भी इसके बीच में ही लाई करेगा। चलिए, यहां तक आ गया सबको समझ में? यहां पर मैं कुछ नोट करके अगर आपको बताऊं, स्क्यूनेस में आप लोग शायद हो सकता है पढ़े होंगे स्क्यूनेस क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि अगर मैं इसका देखूं, यहां पर ये जो कर्व बनाया था अभी, ये कर्व बनाया हुआ है और ये साइमेट्रिक कर्व है। तो जितना ग्राफ इधर है उतना ही ग्राफ इधर। तो इस केस के लिए क्या होता है, ये जो यहां पर होता है, इस केस में मीन हो गया इक्वल होता है मोड के, मीन मीडियन, मीन मीडियन मोड, तीनों आपस में कैसे होते हैं बता चुका था मैं पहले भी, कि मीन मीडियन मोड आपस में इक्वल होते हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं स्क्यूनेस कितना है, तो स्क्यूनेस है ही नहीं। स्क्यूनेस यहाँ पर कितना है? 0 है। यहाँ पर स्क्यूनेस नहीं होता है। स्क्यूनेस उस जगह पर होता है जहां पर ये ग्राफ जो है एक साइड से क्या होता है, एक साइड से ये कम ज्यादा होता है, ये स्क्यूनेस है। देखो, ये स्क्यूनेस है, एक साइड से कम और एक साइड से ज्यादा, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस। ठीक है। दूसरा, एक ये भी स्क्यूनेस होता है भाई, ये स्क्यूनेस होता है इस तरह से। तो स्क्यूनेस मीन्स यहाँ पर ये स्क्यूनेस है, ये भी स्क्यूनेस है, ये इसी को हम बोलते हैं स्क्यूनेस। जब आपका ग्राफ कैसा होता है, एक साइड से कम या एक साइड से ज्यादा होता है ना, तो वहां पर हम स्क्यूनेस बोलते हैं। ठीक है। और इस केस में स्क्यूनेस 0 होता है, इस केस में स्क्यूनेस कम ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेनी चीजें। तो यहाँ पर मीन मीडियन मोड अलग अलग होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें यहाँ पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट में। ये चीजें ध्यान देना है आपको कि अगर कभी भी नॉर्मल वेरिएट है, तो नॉर्मल वेरिएट में हमेशा कर्व कैसा होता है? इन नॉर्मल वेरी इन नॉर्मल वेरिएट, नॉर्मल वेरिएट में जो कर्व होता है, ठीक है, ओके, यहाँ पर जो होता है, ये तीनों केस पे मैं पहले भी करा चुका था। यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर मीन मीडियन, जब भी कर्व ऐसा साइमेट्रिक में बढ़ता है ना, आधा ऊपर नीचे ऊपर जाता है, तो जब ग्राफ ऐसा स्लोप होता है और उसी स्पीड से नीचे आता है ना, तो वहां पर स्क्यूनेस 0 होता है। तो वहां पर जो है मीन मीडियन मोड आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन जब आपका ग्राफ एक साइड से पहले बढ़ गया, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, या एक धीरे धीरे जा रहा है फिर अचानक से डाउन हो रहा है, तो ये जगह पर हम स्क्यूनेस कहते हैं। ठीक है। तो स्क्यूनेस मतलब यहाँ से दो टाइप के होते हैं। क्या बोल रहे हो?
यहाँ पर जो है स्क्यूनेस कम और ज्यादा होता है, तो यहाँ पर मीन मीडियन मोड भी तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे केस दिखाई देते हैं। तो मैं आपको इसके एग्जांपल बताया था मीन मीडियन मोड जब हमने कराया था, तो वहां पर बताया था, ऐसे एग्जांपल भी बताए थे कि उसका मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड भी निकालो। जब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, साइमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साइमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, पहले एक को 4 दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो 10 लोग व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं, चलो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मान लो जो जो है लड्डू देना है, दोनों को लड्डू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना कुछ भी चीज, तो मैं जो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लड्डू लड्डू को क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो बांटने के बहुत सारे तरीके हो सकता है, सामने वाले ने कैसे बांट दिया, मान लो 100 लड्डू हैं, तो 100 लड्डू को बांटने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो कैसे बांट रहा है, तो वो जो है बांटने का तरीका कैसे अप्लाई करा, हो सकता है इसको 1 दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है 100 है, मैं कुछ भी एक रैंडम ले रहा हूँ। तो मान लो जो है ऐसे नंबर से दे देता हूँ मैं, एक को 1 दिया, फिर इसको दिया 50, इसको चलो इसको 10 दे दिया, इसको 10, फिर 50, 50 भी ना देके इसको जो है 30 दिया, और यहाँ पर 50 दे दिया। तो कितना हो गया भाई, पहले 10 दिया, पहले वाले बंदे को 10 का डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर अगले को 30 का डिस्ट्रीब्यूट किया, 30 दिया, फिर तीसरे को 50 का दिया, फिर जो अगला है 50 के बाद से सेम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि फिर से इसने 30 दे दिया, फिर से इसने 10 दे दिया, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कितने हो गया, 5 3 8 और 1 9 और 10 130, मतलब आपको 130 लड्डू को बांटना है। तो उसने ये अप्लाई किया, पहले पहले को 10 दिया, दूसरे को फिर 30 दिया, इधर से 2 लोग को 30 दिया, फिर इधर से जो है 50 दिया, फिर कम कैसे कर रहे हैं, देखो जिस स्पीड से बढ़ा है उसी स्पीड से कम कर रहा है, 10 30 50 30। तो इस केस में जब आप मीन निकाल लो 100%, आप मीन निकाल लो, मीन जो आएगा मोड आएगा, तीनों आपस में इक्वल ही आएगा। मीन मीडियन मोड जो है कितना आने वाला है, इक्वल आएगा तीनों के केस। लेकिन कभी कभी इसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने को उसने सामने वाले ने ऐसा अपना दिया, कैसे अपना दिए, उसने क्या किया, पहले वाले को 10 दिया, इसको 70 दे दिया, पहले ही बढ़ा दिया, फिर अचानक से कम कर, ऐसा 50 40 20 ऐसा। तो ये देखो पहले हाई कर दिया एकदम, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम कर रहा है। एक तरीका होता है पहले कम कर देगा, यानी कि 1 2, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये तीसरा दे रहा हूं मैं। मान लो 1 2 3 4 5 है, वो क्या कर रहा है, पहले ही आराम से स्लो कर रहा है, 10 20 40 50 फिर 20 ऐसे। तो ये इस धीरे धीरे बढ़ा रहा है, फिर एकदम हाई गया है, फिर डाउन कर दिया। तो ये तीनों, ये दोनों एक्चुअल में स्क्यूनेस को बताता है। यहाँ पर स्क्यूनेस 0 है, यहाँ पर तो है ही नहीं ना कुछ स्क्यूनेस। स्क्यू मतलब फैलाव, फैलाव वहां पर है ही नहीं। एक साइड से जब होता है ना, कम ज्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस। ठीक है, उसी चीज को डेविएशन के नाम से जानते हैं। तो ये कितना दूर तक फैल सकता है, वो डेविएशन हो गया। अब यहाँ पर स्क्यूनेस दिख रहा है, कम ज्यादा हो रहा है तो स्क्यूनेस है, अदरवाइज बराबर होता है तो कभी भी स्क्यूनेस वहां पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी नॉर्मल वेरिएट होगा तो नॉर्मल वेरिएट में स्क्यूनेस नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, ये साइमेट्रिक होता है, ये जो कर्व बनता है इसका साइमेट्रिक होता है। ठीक है, ये चीजें बताना चाहिए। तो नॉर्मल वेरिएट का जो कर्व है हमेशा साइमेट्रिक होता है, और इसकी खास बात ये होती है कि ये हमेशा कैसे होते हैं, पहला द कर्व इज बेल शेप्ड। बेल जानते हो, बेल मतलब घंटी होता है, घंटे के शेप में होता है बेल शेप, एंड साइमेट्रिकल, एंड साइमेट्रिकल अबाउट लाइन एक्स बराबर म्यू। जो आपका जो म्यू के रेस्पेक्ट में होते हैं उस लाइन के अबाउट क्या होते हैं, ये साइमेट्रिक होते हैं। दूसरी चीज की ये बेल शेप होता है। बेल शेप मतलब समझते हो, ऐसे ही देखो, जो मंदिर का जो होता है, मंदिर में देखो घंटी जो बजती है, बेल शेप इसी फॉर्म में रहते हैं ना घंटी, देखे हो कि नहीं देखे हो, तो घंटी जो है इसी शेप में रहता है। तो ये जो बोल रहा है नॉर्मल कर्व का जो कर्व होता है हमेशा बेल शेप मतलब घंटी के फॉर्म में रूप में होता है, और इसका जो है हमेशा क्या होता है, साइमेट्रिकल होता है, यहाँ से आधा और यहाँ से आधा सेम होता है, साइमेट्रिकल अबाउट लाइन एक्स इक्वल म्यू। जहां पर मीन इक्वल होते हैं, वो जो एक्स बराबर म्यू है उस लाइन के अकॉर्डिंग वो कैसे होते हैं, साइमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, साइमेट्रिक मीन्स आधा और आधा सेम ऐसा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है
सेकंड पॉइंट इसका, जो मीन होता है, मीन इक्वल, या फिर ऐसा लिख सकते हो मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों मीन मीडियन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, ठीक है, सडनली एक ही पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पर अगर हम देखें, जैसे म्यू 2r+1 हमेशा कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है। और म्यू ऑफ 2r मतलब इवन, ये ऑड वाले नंबर है, म्यू 1 म्यू 3 म्यू 5 इस तरह से। म्यू टू वाला जैसा कैसा होता है, ये क्या होता है जानते हो, म्यू आर। मैंने एक बार बताया था आपको, म्यू आर मोमेंट बताया था, मोमेंट, फिर एक म्यू आर डैश बताया था, तीन चीज बताए थे ना। तो मोमेंट म्यू आर और म्यू आर डैश जो निकालते हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, म्यू r+1 ऑड वाले कैसे होते हैं, 0 होते हैं, और ये वाला हमेशा कैसा होता है, कुछ नंबर आते हैं, ठीक है। होता क्या है, म्यू ऑफ 2r जो है 1.3.5 डैश 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 2r-1 इतने इंटू में सिग्मा के पावर 2r के फॉर्म में होता है ये। तो अगर आप निकालोगे तो ये चीजें मिलेगी, जहां पर r का मान कितना होता है, 0 1 2 डैश 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 ऐसे नंबर होते हैं। तो जब आप r की वैल्यू पुट करते हो 1 2 3, तो म्यू ऑफ 2r जो है इस फॉर्म में होता है, ठीक है। लाइक r का मान 5 रखते हो, तो r की वैल्यू 5 रखोगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये जो उस हिसाब से ये सेपरेट होती है, हालांकि अभी इसकी वैल्यू उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ। तो ये तो बेसिक है, फॉर्मूला है, ठीक है। जितना याद कर सकते हो याद कर लोगे, इसमें और भी बहुत कुछ याद करना पड़ता है, टेबल याद करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो बिना टेबल के नहीं बनते, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में वो टेबल दे, बट नहीं देता है वो, ज्यादातर चांसेस नहीं देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देते भी नहीं है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि एरिया प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। एरिया प्रॉपर्टी, एरिया प्रॉपर्टी मतलब प्रोबेबिलिटी का जो एरिया कैलकुलेट करना होगा, और किस तरह से करेंगे वो सारी चीज को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है।
और इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल, ठीक है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल। तो इसका जो है क्या देख लेते हैं हम लोग, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल, ठीक है। देखो, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो एक्स इसको फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, इसका म्यू क्या है, इसका पैरामीटर, और यानी कि म्यू इसका मीन है और सिग्मा इसका वेरिएंस है, ठीक है। अगर ऐसा है तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे प्रोबेबिलिटी मेथड से, प्रोबेबिलिटी पूछेगा कि x लेस देन एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो मान लो क्या है, म्यू से ग्रेटर देन है और
x से छोटा है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो जब हम इसको जेड में कन्वर्ट करेंगे और जेड में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हो या फिर जब आप इन सम में से क्या करते हो, म्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो, म्यू को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी म्यू माइनस म्यू 0 हो जाएगा, ये एक्स माइनस म्यू हो जाएगा और ये जो है आपका एक्स माइनस म्यू हो जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस म्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, और इसको किससे मल्टी वो कर दो, डिवाइड कर दो, किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं, तो भी इक्वल आएगा, ये भी इक्वल आएगा किसके, जब हम इसको सिग्मा से डिवाइड करेंगे तो 0/सिग्मा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा से हम डिवाइड करेंगे तो लेस देन हो जाएगा, ये भी x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा से हमने डिवाइड कर दिया, और ये चीजें कौन बन गई, z बन गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z और लेस देन यहाँ पर x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी जेड की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी फिर, 0 से ग्रेटर देन, और इसको एक न्यू वेरिएबल नाम दे दो, जैसे हमने कैपिटल, इसको कैपिटल जेड बोलते हैं तो इसको एक स्मॉल जेड भी बोल सकते हो, तो सिमिलरली जैसे इसको स्मॉल जेड बोलते हैं, ये जेड का वेरिएबल है और ये स्मॉल जेड इसका पॉइंट है, ठीक है। जैसे एक्स के लिए स्मॉल एक्स लिखते हैं तो इसी कैपिटल जेड के लिए ये स्मॉल जेड बन जाएगा। तो जेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 0 से जेड के बीच में होती है, तो यानी कि जब इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0 से जेड तक जाएगा, और किसका, जेड का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और जेड के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हमने फाई जेड नाम दिया था, तो फाई जेड इंटू डी जेड करोगे, ठीक है। तो कभी भी अगर हमसे प्रोबेबिलिटी ये पूछेगा तो हम उसके बदले ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। तो भाई एक एग्जांपल से देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इसको एरिया निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, वो चीजें बता देते हैं। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन से, एक एग्जांपल से लेके आपको दिखाता हूँ। हो गया ये चीजें कि लिख रहे हो अभी, ये चीजें देख लो एक बार, नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए, एक एग्जांपल देखिए। एक्स कोई नॉर्मल वेरिएट है, लेट एक्स इज अ नॉर्मल वेरिएट, नॉर्मल वेरिएट है, ठीक है। एक्स कोई नॉर्मल वेरिएट मीन्स समझ जाना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, विथ मीन, जिसका पैरामीटर दिया होगा, विथ मीन जो है, मीन इज 30, एंड जब मीन दिया तो वेरिएंस भी देगा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया इसके ऊपर, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या दे दिया, 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 26 से 26 से ग्रेटर, ठीक है, एक्स लेस देन 40, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कैसे किया जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, अब इसको
बनाने के वैसे दो मेथड हैं, पहले बेसिक चीजें समझते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है। इसको करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है। एक्स जो है नॉर्मल वेरिएट है, जिसका यहाँ पर क्या लिखते हैं म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 30 है, और यहाँ सिग्मा स्क्वायर होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो मतलब ये कितना होगा 25 हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। तो एक्स जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ 30 मीन है और 25 इसका वेरिएंस है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 26 लेस देन एक्स लेस देन 40। तो बाई इंटीग्रल प्रॉपर्टी जो अभी हमने करा वहां पर के हिसाब से ये जेड में कन्वर्ट किया जाता है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर 0 से लिखी जाती है। इसको जेड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो जेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना था बताया था अभी। एक्स माइनस इसमें क्या किया जाता है, मीन को माइनस किया जाता है और स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 26 लेस देन एक्स लेस देन 40। इसको जब हम जेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगा जेड में तभी बनेगा जब हम इसको क्या करेंगे 26 माइनस क्या करा जाए, मीन माइनस करना पड़ेगा। 26 माइनस मीन करने के बाद साथ में इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है आपका एक्स वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जेड में बन जाता है। अभी सिखाया था मैं वो किसमें, क्योंकि जेड माइनस एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा करेंगे तो जेड बन जाएगा। और जैसे ही ये जेड बन गया, ये जेड या तो आप चाहो तो शुरुआत में लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी जेड लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। एक्स माइनस 30 अपॉन में 5 ऐसा लिख सकते हो। और लेस देन 40 माइनस यहाँ से भी करना पड़ेगा, तो 40 माइनस 30 डिवाइड बाई 5 ऐसा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये प्रोबेबिलिटी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो है माइनस का 4 डिवाइड बाई 5 लेस देन, इसको जेड बोलते हैं, लेस देन ये बन गया आपका 10/5 मतलब 2 हो गया कट के। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कहीं ना कहीं क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, ये है 0.8 से ग्रेटर देन जेड लेस देन 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो 0.8 से बड़ा और 2 से छोटा इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। 25 कैसे लिए, 25 इसलिए लिए यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर होता था, याद करो। यहाँ कैसा होता है, नॉर्मल वेरिएट होता है क्या, म्यू और सिग्मा का स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर ये सिग्मा है, इसको सिग्मा बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। क्लियर है। एक्स आपका म्यू कितना है क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है और सिग्मा दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो सिग्मा स्क्वायर होता है 25, यहाँ 25 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.8, अब इसकी प्रोबेबिलिटी को हल करने का एक मेथड है। पहला मेथड ये है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको सॉल्व करना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -0.8 से लेके लेस देन जेड लेस देन 0 तक जाओ, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से ग्रेटर देन जेड लेस देन 2 तक है, चले जाओ, बात ये हो गई। अब कर्व हमको पता है भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर्व कैसा होता है, साइमेट्रिक होता है, इसीलिए तो हमने सिखाया है आपको। ये कर्व अगर कोई कर्व है वेल शेप में होगा, तो मान लो कहीं पर ये वाला पॉइंट कौन हो गया आपका, ये तो z इक्वल 0 होता है, ठीक है। तो 0.8 कहाँ होगा भाई, यहीं कहीं होगा अप्रोक्सीमेट, मान लो यहाँ पर कहीं ये वाला पॉइंट आपका कौन सा है 0.8 वाला है, तो यहाँ पर कहीं क्या होगा 2 होगा, ठीक है, कहीं पर भी ले लेते हैं इसको, तो 0 पॉइंट ये 0 हो गया, ये कहीं पर इधर कहीं 2 होगा जो भी। तो लॉजिक ये समझो, ये साइमेट्रिक होता है, आधा इधर आधा उधर होता है। तो अगर मैं बोलूंगा 0.8 से इधर का माइनस इन्फिनिटी से लेके 0.8 का आंसर, या फिर इधर भी तो कहीं पर भी तो 0 पॉइंट इधर भी तो होगा 0.8 होगा कि नहीं होगा, तो इधर भी कहीं पर क्या होगा 0.8 होगा। तो ऐसा बोल सकते हो कि 0.8 से इधर का कर्व ये आपस में कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, साइमेट्रिक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं, इस डायग्राम के हिसाब से आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरिटी के साथ बनाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने ये कहा मान लो ये 0.8 वाली लाइन है, तो इधर भी कहीं पर ये 0.8 वाली लाइन होगी, तो ये 0.8 वाला होगा, बट ये निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, क्योंकि वो दोनों साइड चलते हैं, तो इसने क्या कहा है कि हमको कौन सा एरिया चाहिए,
हमको चाहिए 0.8 से लेके बीच में कहीं 2 होगा उसके बीच का एरिया चाहिए। तो ये बताओ 0.8 से इधर का ग्राफ का एरिया या फिर इधर का एरिया आपस में कैसा है, इक्वल ही तो है कि नहीं इक्वल? क्योंकि अभी तो पता है ये सिमेट्रिक होता है, इधर का एरिया और इधर का एरिया आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। तो जो है 0.8 जीरो से छोटा है और 0.8 से -0.8 से बड़ा हो, तो उधर का एरिया कैलकुलेट करनी है। वो चीज को ना निकाल के हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.8 से लेस देन बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसा बोल सकते हैं 0 से बड़ा z लेस देन 0.8। बात एक ही चीज है। बात समझे कि नहीं समझे? उसको कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 से बड़ा हो सकता है z की वैल्यू और 0.8 से छोटा। ठीक है, दोनों का कर्व कैसा होगा, सेम, इसका एरिया और इसका एरिया सेम ही होता है, प्लस अलग से ये चीजें लिखनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रेटर देन z लेस देन 2, ऐसा ये दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करना पड़ेगा। क्या ये चीजें समझ में आया कि नहीं है? अगर इसको हम अगर फंक्शन फाई के फॉर्म में लिखें, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के फॉर्म में लिखें, तो किस तरह से लिख सकते हैं इसको, अथवा में इन फॉर्म ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर इस फंक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करते, इस फॉर्म का मतलब समझते हो ना, क्यूमुलेटिव को हम लोग कैपिटल एफ लिखते थे, यहाँ मैं कैपिटल फाई लिखूंगा, ठीक है, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम होता है, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, -0.8 से ग्रेटर देन z लेस देन 2, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, शुरू से लेके सबको जोड़ना। माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर कहीं कितना है 0.8 होगा, इधर कहीं कौन होगा 2। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब होता है जो वैल्यू लिख दी है वो पूरी वैल्यू शुरू से लेके यहाँ तक का सबका सम के बराबर होता है। तो अगर मैं इस चीज को कहीं ना कहीं देखूं, मुझे 0.8 और 2 के ये वाला एरिया चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो इस चीज को एरिया को ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग z लेस देन इक्वल टू पूरा z इक्वल टू का मतलब 0 यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक में माइनस कर दो यहां से लेके यहां तक का, तो यहां तक वाले को क्या बोलते हैं, -0.8 से लेस देन, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहां से टोटल इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो हट जाएगा, तो इतना ही बचेगा 0.8 और -0.8 और 2 के बीच का वैल्यू निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, वहां पर कैपिटल एफ ऑफ ऐसा लिखते थे, कैपिटल एफ ऑफ 2 लिखते थे, माइनस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे कैपिटल एफ ऑफ का माइनस का 0.8 होगा, और कैपिटल एफ ऑफ 0.8 का इसकी वैल्यू -0.8 की वैल्यू कितनी होगी, अगर उसको हम निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -0.8 का मतलब क्या हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, देखो मैं लिखा देता हूं कि सिंस एफ ऑफ माइनस का 0.8 का मतलब है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जेड का मान लेस देन होना चाहिए किससे, माइनस का 0.8 तक का, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखोगे तो ये मतलब 0.8 से छोटे तक का सभी का ग्राफ, तो 0.8 से लेके छोटे तक का माइनस इधर का ग्राफ या फिर 0.8 से बड़े का ग्राफ, दोनों तो सेम ही होता है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, इस चीज का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, या तो आप बोल सकते हैं जेड का मान ग्रेटर देन इक्वल टू
0.8, 0.8 से फिर बढ़ेगा ग्राफ, क्योंकि कर्व कैसा होता है, साइमेट्रिक होता है ना, अभी तो बताया बेल शेप के फॉर्म में होता है। तो ये जो शेप होता है इस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर का मतलब क्या होता है कि 0.8 कहीं पर यहाँ पर है, -0.8 है, तो इधर से छोटे का ग्राफ ये वाला एरिया, या फिर आप बोल सकते हैं 0.8 के बड़े का एरिया, दोनों तो सेम है क्योंकि ये साइमेट्रिक होता है, आधा इधर आधा इधर होता है, तो इधर का एरिया जो भी होगा या फिर इधर का एरिया होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो जेड का मान 0.8 से लेस देन का ग्राफ का एरिया या फिर 0.8 से आगे का ग्राफ, ये आपस में कैसे होते हैं, इक्वली होंगे। अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो ये जब दोनों इक्वल हो गए तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो तो होता नहीं कभी भी, अगर ग्रेटर देन जीरो की बात करते तो ये 0.8 से बड़ा बोलो या फिर 1 माइनस ग्राफ, इसको प्रोबेबिलिटी दोनों का सम तो क्या होता है 1 होता है, तो 0 से 0.8 से बड़ा या फिर जेड का मान 0.8 से छोटे में, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड माइनस, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। 0.8 से बड़ा और 0.8 से छोटा दोनों का सम 1 होता है, तो जब दोनों का सम 1 होता है तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर अब ये भी तो 1 माइनस, इसको तो क्युमुलेटिव फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ ऑफ 0.8 बोल सकता हूँ। यहाँ पर क्या निकाले थे, कैपिटल एफ ऑफ माइनस का 0.8 निकाला था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, तो ये लॉजिक ये लग जाता है कि लॉजिक ये है कि अगर हमको कोई दे दे फंक्शन ऑफ -x का निकालना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एफ एक्स लिख सकता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये f ऑफ -x है इक्वल 1 माइनस एफ एक्स लिख दिए। तो ये वैल्यू को आप पुट करोगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा आपका, तो क्या बनेगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, -0.8 से लेस देन, जेड से लेस देन होना चाहिए और 0.2 से क्या होना चाहिए, छोटा। ठीक है, इस केस में आएंगे तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल एफ ऑफ 2 लिखा है, माइनस यहाँ से एफ ऑफ -0.8 की वैल्यू पुट करोगे तो 1 ब्रैकेट में 1 माइनस क्या एफ ऑफ 0.8, और ये अंदर माइनस करोगे तो एफ ऑफ 2 माइनस अंदर जाएगा ये 1 होगा और ये अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा एफ ऑफ 0.8, ये चीजें आ जाएगी। अगर हम फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो ये बोल सकते हैं, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो है आपको याद रखना का है कि अगर प्रोबेबिलिटी देगा किसी की वैल्यू x के फॉर्म में तो हम उसको पहले z में कन्वर्ट करेंगे, z में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू निकाल के रखेंगे। ठीक है, तब इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे कैलकुलेट करना इजी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि इनकी वैल्यू होती है कि जैसे कुछ कुछ ग्राफ के एरिया है उनकी वैल्यू दी रहती है, वो चीजें मैं यहाँ पर नोट करके आपको बता दूं कि या तो कुछ एरिया आप याद कर लो, सबसे सिंपल, या तो आप उन एरिया को याद कर लो कि भाई ये चीज इतना होता है। पहला अगर मैं बताऊं तो पहला क्या होता है, ठीक है, कुछ फॉर्मूले सिखा देता हूं। जैसे ये फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन इक्वल म्यू प्लस सिग्मा। अगर इसके बीच में होता है तो इसकी वैल्यू म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, इतने की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू जो है कहीं ना कहीं 0.68 के अप्रोक्स बराबर होती है। ठीक है, 0.68% होता है ये। और सेकेंड पॉइंट इसी में, प्रोबेबिलिटी अगर इसको और बढ़ाते हो, थोड़ा दूर लेके जाते हो, म्यू -2 सिग्मा करते हो, इसकी वैल्यू x लेस देन इक्वल म्यू प्लस 2 सिग्मा तक करते हो, तो ये जो है कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो है ये 0.95% के बराबर होता है। ठीक है, 0.95 बोलते हैं इसको। और तीसरी एक और, जब हम इसको और इंक्रीज करते हैं, म्यू -3 सिग्मा लेस देन इक्वल एक्स, ये याद रखना पड़ेगा, या तो म्यू प्लस 3 सिग्मा, इसकी वैल्यू जो है 99% के बराबर होता है, तो 0.99% के इक्वल होती है। तो ये आप इतना याद रख सकते हो। तो अगर मैं इसका एरिया से बताऊं ग्राफिकली से, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ये चीजें ध्यान देना है कि जब हम x की वैल्यू x माइनस म्यू और x म्यू प्लस सिग्मा के हैं, ठीक है, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच करते हैं तो 68% के बराबर होता है। एरिया जो है, एरिया है ये, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया 95% कवर करता है, यहाँ तक का एरिया आपका 99% एरिया कवर करता है।
और उस एरिया को अगर मैं ग्राफिकल से बताऊं तो कैसा होता है, पहले तो आप ये बेल से बना लो, ये ग्राफ है, ठीक है। ठीक है, ये चीजें समझ लेना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल ये कितना है भाई, ये 50% इधर होता है, ये एरिया 50% होता है, ये भी 50% एरिया होता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना। ये आपका एक्स है, एक्स बराबर म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहला वाला केस क्या था, जब हम इसमें कुछ सिग्मा ऐड करते हैं, ठीक है, सिग्मा जब मैं ऐड करूंगा तब यही चित्र जो है कैसा बनेगा, ध्यान से समझोगे, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, इसको मतलब नहीं है। पहले वाले में एरिया बताया 50%, 50%। अब यहाँ पर समझोगे ये आपका क्या है, इतना दूर तक का कवर करता है ये इस ग्राफ का, ये आपका कितना है, थोड़ा सा ये डायग्राम गलत हो गया, ठीक है। ऐसा है, तो ये जितना एरिया है, ठीक है, बस ये लॉजिक समझना है आपको। मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सिग्मा है, कितना है, ये सिग्मा, सिग्मा डिस्टेंस है, तो ये भी कितना होगा, सिग्मा ही डिस्टेंस होगा। तो ये x बराबर म्यू, तो ये वाले पॉइंट पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये जो है म्यू प्लस सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x की वैल्यू म्यू में से सिग्मा को कम किए हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया कवर करता है, इस एरिया को हम बोलते हैं 68%, टोटल का कितना, 68% कवर करता है। तो जब आपका x की वैल्यू जो है वो म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच में होता है, तो उसकी वैल्यू जो है कहीं ना कहीं 68% के बराबर होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझोगे, और इसी का सेकंड वर्ड और देखो, जब मैं इसी को और इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, तीसरा, ये आपको समझना है। ये आपका कौन है, ये x बराबर म्यू है। अब मैं इधर आया कहीं, ये वाला एरिया, ये कौन है, x बराबर म्यू माइनस 2 सिग्मा। यहां पर कितना आएगा, x बराबर म्यू प्लस 2 सिग्मा, क्योंकि बीच में कहीं और होगा, बीच में कहीं और होगा एक छोड़ के ठीक है। ये सिग्मा वाला पार्ट है, इसका और सिग्मा इधर आएंगे, ये सिग्मा सिग्मा दो पीछे हो गए तो -2 सिग्मा, यहाँ से सिग्मा और सिग्मा जाएंगे तो 2 सिग्मा आएगा। तो ये जो एरिया है, ये पूरा कितना एरिया कवर करता है, अच्छे से देखोगे तो ये जो एरिया कवर करता है इतना पूरा, वो 99 95 95% कवर करता है, ये इतना एरिया। इतना अगर हम छोड़ दें तो ये टोटल जो है 95% को कवर करता है। और अगर बढ़ाते हो, ठीक है, ये दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए ये एक और दिख रहा है, इसका नाम दे देता हूँ तीसरा, ये चौथा, फोर्थ पॉइंट। चौथे वाले में क्या दिक्कत है, यहाँ पर जो है ये इंक्रीज हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका एक सिग्मा वाला हो गया, ये 2 सिग्मा हो गया, इधर कहीं कौन हो गया, 3 सिग्मा वाला, ये 2 सिग्मा, यहाँ से कहीं 3 सिग्मा। यानी कि अगर मैं इस एरिया के यहाँ से लेके और इस एरिया का यहाँ से लेके बात करूंगा, ये एरिया कितना होगा, ये x बराबर म्यू माइनस 3 सिग्मा है, ये x बराबर म्यू माइनस म्यू प्लस 3 सिग्मा।
इतना एरिया, यानी कि सिर्फ छोटा छोटा एरिया थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो ये जो टोटल एक्चुअल में 99% कवर करता है ये चीजें। यही ध्यान देना, यही मैं बताने जा रहा था। मतलब यहां तक का रहेगा तो 68, पूरे एरिया का 68% है। ये जो है 95% होता है, ये पूरा 99% कवर करता है। ये थोड़ा सा बचा हुआ, मतलब ये 5% और ये मतलब 0.5 और ये 0.5% निकालोगे तो 1% यहाँ है, बाकी ये 99% ये एरिया कवर करता है। अब इस वैल्यू के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, बट सामने वाला आपको वैल्यू दे तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक का चीजें अगर क्लियर है तो मैं अब उसी क्वेश्चन को आगे देखो। अभी इस पीछे क्वेश्चन में मैंने इसको जो है आगे नहीं हल किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को नहीं मालूम है कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, 0.1 0.2 सभी के लिए बनाया रहता है। ठीक है, चलिए ये जैसे मैंने इस एग्जांपल जब मैंने दिया तो इसकी वैल्यू को मैं नहीं कैलकुलेट कर पाया क्योंकि इसको इसी फॉर्म में छोड़ दिया। ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू भी निकलती है, अगर आप लोग को नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो ये जेड की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये जेड की वैल्यू, ये टेबल एक होता है जो हो सकता है आपको पता हो, नेट में सर्च करोगे तो गूगल में भी सर्च करोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल तो आपको शो हो जाएगा। वहां पर जेड की वैल्यू होगी, वो जेड की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाता है? पूरा 1 तक की रहती है। ठीक है, तो उसमें जो है टेबल बना रहता है, ऐसा कुछ बना रहता है, टेबल जेड की वैल्यू है, यहाँ पर ऐसा कुछ कांस्टेंट, यहाँ सबकी वैल्यू दी रहती है, यहाँ ऐसा नंबरिंग लिखे रहता है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे लाइक 2 है, यहाँ पर कहीं पर 2 होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को निकाल के यहाँ पर दिया रहता है, तो जेड इक्वल टू ऊपर कितनी वैल्यू होती है वो सामने वाले वहां पर दे देता है। ठीक है, तो उसी वैल्यू को देख कर ही लिखनी पड़ती है। जैसे अगर मैं अब उसी एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जैसे अभी हमने बताया जो अभी बताया था पहला क्या, 26 से लेस देन एक्स लेस देन 40 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने बताया था इसके लिए प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करनी थी, तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने सिखाया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 26 लेस देन एक्स लेस देन 40। अब इस चीज को समझो, ध्यान से समझो, इसको हमने सॉल्व किया था, प्रोबेबिलिटी लाया 0 से ग्रेटर देन जेड और 0.8 के बीच में था, है ना, हमने माइनस किया था ना, माइनस करके लेकर आया था 0.8, यानी कि ऐसा था एक्चुअल में, माइनस का 0.8
लेस देन जेड लेस देन 2 था। तो इसको मैंने क्या बोला, इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 0.8 लेस देन जेड लेस देन 0 से तक जाओ, प्लस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेस देन जेड लेस देन 2, ऐसा लिख दो। और सिमेट्रिक की वजह से जो 0 से छोटा 0.8 के बीच का आंसर होता है वो 0 से लेके 0.8 के बीच, मतलब 0.8 कहाँ होता है, इस कर्व में सिमेट्रिक में अगर देखोगे, इस कर्व में आपको पता होगा ये z इक्वल 0 है, तो z इक्वल ये कितना होगा, माइनस का 0.8। तो इसने क्या बोला है, 0 से लेके 0 पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है उतना ही एरिया इधर भी कहीं होगा, 0.8 में इधर कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला एरिया भी आपस में क्या होंगे बराबर। तो ये ना लिख के हम ये लिख सकते हैं 0 से लेकर 0.8 का एरिया, भाई साइमेट्रिक की वजह से। तो साइमेट्रिक की वजह से अगर हम देखेंगे तो ये इस चीज को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से ग्रेटर देन जेड लेस देन 0.8 लिख सकता हूँ। दोनों का एरिया सेम होता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन जेड लेस देन 2 होता है। अब आपको भाई टेबल से यूज करना है और देखना है कि 0.8 तक की वैल्यू कितनी होती है। 0 से लेकर 0.8 तक की वैल्यू होती है, मैं वैसे लिखा हूँ, इसकी वैल्यू होती है 0.2881 होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.2881 होती है। और 0 से लेके 2 तक की वैल्यू के लिए टेबल में गिवन है, और टेबल में गिवन है 0 से लेके 2 तक के लिए 0.4772, 4772 ये वैल्यू होती है इसके बीच की, ये वैल्यू होती है इसके बीच की। ठीक है, हमारे एग्जाम में तो नहीं देता है, हम लोग के मैथ्स के एग्जाम में ये वैल्यू नहीं गिवन होती है, तो या तो याद करो या तो छोड़ दो। ठीक है, बाकी अब आप लोग के एग्जाम में माइनिंग में पता नहीं ये वैल्यू देता है कि नहीं देता है, नो आइडिया इसके बारे में मुझे। माइनिंग ब्रांच में तो नहीं देता है शायद, ठीक है, देखना पड़ेगा आपको। जोड़ोगे तो 2 और 1 3 हो गया, और 7 7 14 1 15 की 5 हासिल 1, और 7 7 14 और 1 15 16, यहाँ से 1 7 4 2 6 1 7, 0.73 इसका आंसर आने वाला है, 0.7653। क्लियर है। तो हमेशा पहले क्या रहता है, जो भी वैल्यू देगा उसमें हमको क्या करना रहता है, पहले तो जेड में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि टेबल जो है जेड का दिया रहता है, एक्स का टेबल नहीं दिया रहता है, इसीलिए हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, जेड में, क्योंकि जेड की फॉर्म में टेबल दिया रहता है, एक्स के फॉर्म में नहीं दिया रहता है। तो जो भी है जेड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, म्यू में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, म्यू से माइनस करोगे और सिग्मा से उसको डिवाइड करोगे, तब जाके फाइनली आपका आंसर आने वाला है। अच्छा, अगर मैं यही क्वेश्चन को बदल दूं, चलो दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया जाए, दूसरा कि जो x है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन किसके हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल 45। इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 45। क्या करना है, इस केस के लिए म्यू का मान दिया था 30 और सिग्मा का मान दिया था 5 दिया था। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा सोचो, कन्वर्ट करोगे जेड में, जेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको अभी सिखाया था, तो इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई प्रोबेबिलिटी है x माइनस म्यू, म्यू कितना है 30, माइनस करोगे सिग्मा से भाग करोगे, तो ये भी कितना है, ग्रेटर देन इक्वल 45 माइनस 30 डिवाइड बाई 5 से माइनस करोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो म्यू, ये तो आपका जेड बन गया, ग्रेटर देन इक्वल, ये कटेगा 15, 15/5 करोगे, 5 से कटेगा तो 3 आएगा, तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 3 बोल रहा है, 3 से बड़े के लिए। ठीक है, 3 से बड़े के लिए निकालना हो ग्राफ, क्या करना पड़ेगा इसको सोचो, 3 से बड़े का भी टेबल तो आपको दिया नहीं होगा, वो तो टेबल 0 से होती है कभी भी। ठीक है, ये 0 से, ये बोल रहा है 0 से 3 से बड़ा, ये जो कर्व बनता है ध्यान से देखो, कभी भी इस चीज को कर्व से ही समझना पड़ेगा आपको, जो बेल शेप में फॉर्म में कर्व होता है ऐसा, ये आपका हो गया 0.3 कहीं यहाँ पर होगा, ये बोल रहा है 0.3 से बड़ा का ग्राफ का एरिया बताओ कितना होगा, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको तो 0 से जाना पड़ेगा, तो इसको कैसे कर सकते हैं सोचो, अपना दिमाग लगाओ, क्या लॉजिक लगाया जाए कि ये जो है इसको सेटिस्फाई कर जाए। आपको पता है ये पूरा एरिया कितना होता है, पहले ही बताया था, ये कितना होता है भाई, ये 50% होता है,
ये भी कितना होता है 50% होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया तो हमको मालूम है कितना होता है 50% होता है। तो इन शॉर्ट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, जेड का मान 3 से बड़े के लिए चाहिए था, 3 से बड़े के लिए नहीं निकल पाएगा, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जीरो से बड़े तक की प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दिया जाए किसकी प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 से छोटा, है ना। तो जेड की वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो से लेके 0.3 तक की प्रोबेबिलिटी तक का माइनस कर दिया जाए। बात समझे कि नहीं। इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो से बड़ी की वैल्यू कितनी होती है 50%, 50% को कितना बोलते हैं 50% मीन्स 0.5, इसकी वैल्यू पता चल गई 0.5 में माइनस कर दोगे इसकी वैल्यू, जीरो लेस देन इक्वल जेड लेस देन इक्वल 0.3। अब जैसे ये 0.2 0.8 के लिए बना था वैसे ही 0.3 तक की वैल्यू भी मालूम होती है, और मैं उस टेबल से इसकी वैल्यू को देखूंगा तो इस टेबल से इसकी वैल्यू गिवन होती है 0 से लेकर 0.3 तक की वैल्यू के लिए, सॉरी 3 तक के लिए, यहाँ पर 3 होगा, हमने 3 लिखा हुआ है, 0.3 नहीं है 3 है, ठीक है। यहाँ पर जेड इक्वल 3 है, 3 है, मैं 0.3 समझ रहा था, तो इसको जो है 3 करना पड़ेगा। तो जैसे 2 तक के लिए वैल्यू कितना होता है 0.4772 होता है, सिमिलरली टेबल से देखें तो 0.3 तक की वैल्यू भी होती है 0.4986, ठीक है, 0.4986 होता है, और इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.00 समथिंग कुछ आएगा, 0.00135। इस तरह से इसको वर्क करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। अब आप टेबल याद करो या सिंप्लीफाई कर सकते हो, या तो फिर एक काम कर सकते हो, कुछ वैल्यू याद कर लो फिर उसी का मल्टीप्लाई कर करके आगे बना सकते हैं अपन, ठीक है। कितना रहा 0.1179, चलो ठीक है 0 पॉइंट वही लिख लो। जीरो 0.114 आएगा, वही चीज ये भी लिखा हुआ है 0.00, 5 में से एक बढ़ाओगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, बात एक ही चीज है। तो अभी जो मैं बताया उसी चीज को यहाँ पर ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 से लेस देन जेड लेस देन 1, इसके बीच का, ये एक्चुअल में आ क्या रहा है, याद करो जेड बराबर 0 होता है, तो यहाँ क्या मैंने लिखा था, ये जो है एक्स के फॉर्म में बताया था मैं, ये क्या होता है भी बताया था ना मैं, एक्स माइनस म्यू करो, इधर इधर प्लस म्यू करो, इधर एक्स माइनस म्यू करो, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है होती है वो कितनी होती है 68 पॉइंट होती है कि नहीं होती 68%, ये भी वही है। म्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है 0 होती है, जब आप म्यू के जगह, सॉरी सिग्मा लिखे थे हमने यहाँ पर सिग्मा, तो सिग्मा वेरिएंस 1 होता है, तो जब हम 1 को सॉल्व करते हैं तो म्यू तो इसमें 0 होता है, तो ओवरऑल एक स्टेप पीछे लेके जा रहे हैं,
एक स्टेप पीछे लेके जाना, मतलब इसकी वैल्यू ही कितनी होती है, -1 से लेके 1 तक की वैल्यू। या तो इसको याद रख लो, या तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर कहीं -1 है, यहाँ पर कहीं 1 है, चित्र तो ऐसे ही कुछ बनेगा। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक कैंसर, यहाँ से यहाँ तक कैंसर कैसा होता है, 50% होने से ये एरिया और ये एरिया आपस में सेम होते हैं। सेम होने की वजह से क्या होता है कि ये 50% बढ़ गया, इसको 2 टाइम्स से लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैसे, 0 से लेस देन z लेस देन 1 ऐसा लिख सकते हो। और 2 इंटू 0 से लेके 1 तक की वैल्यू को आपको याद रखनी पड़ेगी। एक ठोक याद रख लोगे तो शायद काम बन जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 0.3413 होती है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, -1 से लेके 1 तक की वैल्यू निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 तिया 6, 2 4 दूनी 8, और ये जो है 3 दूनी 6, तो 0.68, इसी को मैं बोल रहा था 68% होती है। चलो ठीक है। अगर सामने वाला बोले सर -2 से लेके z लेस देन 2 निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो चित्र देखो, डायग्राम बनाओ। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ -1 होता है, यहाँ पर -2 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है। डायग्राम कुछ ऐसे कुछ बनता है, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया या फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया सेम होता है। तो इसको 2 हिस्से में तोड़ सकता हूँ, 2 हिस्से में तोड़ दिया, कहाँ से कहाँ तक का, 2 हिस्से में तोड़ दिया। इसको जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ कहाँ से, 0 से लेके z लेस देन 2 तक का, ठीक है। तो -2 वाला, 0 से -2 वाला हटा दिया, ये वाला एरिया हटा दिया, सिर्फ इतना का 2 हिस्सा कर दिया, ठीक है, 2 पार्ट्स कर दिए। अब 0 से लेके 2 तक का जाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं। अब 0 से लेके 1 तक का अलग, 1 से लेके 2 तक का अलग। तो लेकिन अब 0 से 1 तक के लिए तो मालूम है, फिर 1 से लेके 2 तक का भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी से क्या था, 0.477 कुछ था, 0.4772 था, ये याद रखना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 95% समथिंग कुछ आएगा, देख लो। 47 दूनी, ये 47 दूनी 2 करो, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 5, और 7 2 जा 14, और एक 15, 5, और 4 2 जा 8, और एक 9 9, तो 9 0.95, ये जो है 95% को कवर करता है। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 लेस देन z लेस देन 3 करना हो, तो इसको क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेके लेस देन z लेस देन 3 तक का, और इसकी वैल्यू भी वैसी सेम सॉल्व करोगे 3 तक के लिए भी। 3 तक का भी आंसर होता है 0.4987, 0.4987 होती है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 4, 14, एक आया, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, और 9 दूनी 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, देख लो 0.90 आया, आया कि नहीं है, 0.99। तो इसको अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं हम 68%, इसको बोल सकते हैं हम अप्रोक्सीमेट 95%, और इसको बोल सकते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट 99%। देखो, स्टैटिक्स का मतलब ही क्या होता है, स्टैटिक्स मतलब ही होता है हम प्रोबेबिलिटी पर बात करें, मतलब हम अप्रोक्सीमेट पर वर्क करते हैं, कभी भी एग्जैक्ट वर्क नहीं करते हैं। जो मैथ्स होता है ना, मैथ्स के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, मैथ्स के 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपका जो है उसको हम बोलते हैं प्योर मैथ्स, एक होता है आपका अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। स्टैटिक्स इसी में ही आता है, अप्लाइड मैथ्स में क्या, प्योर मैथ्स में हम कभी भी एग्जैक्ट की बात करते हैं, एग्जैक्ट नंबर चाहिए। यहाँ पर कभी भी हम अप्रोक्सीमेट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको अप्रोक्सीमेट नंबर मिलता है, एग्जैक्ट नहीं मिलता है। संभावना, प्रोबेबिलिटी इसी में ही आती है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है, ऐसा चांसेस है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारी चीजें हम एग्जैक्ट पर नहीं अप्रोक्सीमेट पर वर्क करते हैं, इसीलिए इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये, या तो ये इन टेबल को इतने से याद रख लो, उसके बाद का कहानी आगे बना सकते हो आगे आप लोग। अब आप लोग एग्जाम दिए हो तो बताओ, एक आख जन कोई दिया होगा तो, क्या टेबल देता है एग्जाम में कि नहीं देता है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में टेबल देगा, या फिर जैसा भी ये वैल्यू, किसी को आइडिया है तो बताओ। बताओ, देता है क्या, किसी को आइडिया है। वही तो बात है।
चलिए कोई नहीं, इसका एक लास्ट देख लेते हैं, ये मोमेंट जनरेटिव फंक्शन, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन। अगर x फॉलो करता है किसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ पैरामीटर म्यू और सिग्मा है, देन मोमेंट जनरेटिव फंक्शन जो होता है, ये याद रखना ही पड़ेगा, या तो कैलकुलेट कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ऐसे ही बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx, और फंक्शन प्रोबेबिलिटी पर जाके अप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो प्रोबेबिलिटी दी रहती है ना, जो आज का फॉर्मूला जो मेन लिखाया था प्रोबेबिलिटी का, ये ठीक है, ये इस पर ला के सॉल्व करोगे ना तो मिल जाएगा आपको वैल्यू, ठीक है। बट अभी हम सॉल्व नहीं करें क्योंकि हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको तो इसकी वैल्यू बस डायरेक्ट पता रहना चाहिए कि वैल्यू क्या मिलेगा। बिना टेबल के कैसे करोगे, बिना टेबल के तो मुश्किल है। e टू द पावर म्यू टी ब्रैकेट में, आप देख सकते हो गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा वैसे, बाकी अब एग्जाम का पता नहीं। 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है किसकी, मोमेंटम जनरेटिव फंक्शन का, e की पावर म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये मोमेंट जनरेटिव फंक्शन होता है किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। वैसे मैंने चेक किया है प्रोबेबिलिटी से, अब स्टैटिक्स में तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, ठीक है, एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ऐसे मुश्किल है, चांस नहीं है, मैंने देखा है ज्यादातर आपका बाइनोमियल में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। बाकी आपका जो जियोस्टैटिक है वहां उम्मीद है क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं नॉर्मल से, नॉर्मल से यहीं से देखो आपके आप आते हैं आपके, इसी के बाद आपका वो भी है, फॉर्म भी है, टी फॉर्म टेस्ट भी है, टी टेस्ट नो है ना, वो सारी टेस्ट, वो सारी चीजें आपको वहां पर आती है, जियोस्टैटिक में आता है। तो मतलब आज के इस टेबल के हिसाब से या इस जो भी अब तक हमने पढ़ा उनके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो है स्टैटिक्स खत्म हो जाता है। बाकी बचता है वो क्या, एक आपका बचता है कोरिलेशन, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कोरिलेशन भी मैं बता दूंगा हल्का सा, ठीक है। बाकी एक नॉर्म है, बट मैं एक दो टॉपिक और आपको बता दूंगा जिसमें मतलब काई स्क्वायर एक बता दूंगा, ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई टेस्ट हो गया, फिर टी टी टेस्ट हल्का सा उसको हिंट दे दूंगा क्वेश्चन उसके लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है, वैसे तो स्टैटिक्स पूरा टोटली तरीके से फिनिश हो गया अब, लेकिन एक दो टॉपिक और बचे हुए, तो मैं 2 से 3 और वीडियो लेक्चर लेके जाऊंगा जिसमें जो है वो सारा चीज कवर हो जाए, ठीक है। तो मान के चलो कि मेन यहाँ तक हो गया, अब आपका जो अब अगला जो टॉपिक हो वो सैम्पलिंग होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाता है, जिसमें काइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टी फॉर्म होता है, एफ फॉर्म होता है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं उसमें भी, ठीक है। तो एक वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से खत्म हो गया, वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और जब भी हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो वहां पर उस वक्त डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग आता है तो क्या आ जाता है, ठीक है, सैंपल स्पेस जब भी हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।